मैं इस वक्त परेशान होकर अपने कमरे में बैठे हुई थी। मेरा दिमाग अभी तक अपनी सहेली की बातों में उलझा हुआ था। एक तरफ मेरी माँ थी और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को बचाऊं या अपने प्यार को। उन दोनों में से किसी एक को ही मैं बचा सकती थी। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में था और दूसरी तरफ मेरी सहेली मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। 24 घंटे तक मैं इसके बारे में सोचती रही और फिर एक फैसले पर पहुंच गई कि अगर मैंने अपनी माँ को खो दिया तो मैं कभी भी खुद को शायद माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने अपनी सहेली का नंबर मिला लिया था। उससे मैंने अपना फैसला सुना दिया। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुशी हुई और मुझे कहने लगी कि मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी सौतन नहीं अपनी बहन बनाकर लेकर जाऊंगी। बहुत ख्याल रखूंगी और मुझे यकीन था कि जो कह रही है, क्योंकि वह मेरी सहेली से ज्यादा मेरी दीदी की तरह थी और मेरा हमेशा ही ख्याल रखती थी। मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। फोन बंद करने के बाद मैं रो पड़ी थी। प्यार की कुर्बानी देना, अपने प्यार से दूर रहना आसान काम नहीं था। मगर अपनी माँ की वजह से मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं जानती थी कि जब संजीव को ये सब पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसे लगेगा कि मैंने उसे धोखा दिया है, जानबूझकर किसी और के साथ विवाह किया है, मगर हकीकत तो मैं जानती थी या फिर मेरा भगवान जानता था। वह रात मैंने कंट्रोल के ऊपर बस रखी थी। मैं जानती हूँ कि अब आने वाली हर रात ही मेरे लिए ऐसी ही तकलीफ का ब्रिज बनने लगी। अपनी माँ और सहेली को खुशी देने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ी। संजीव को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। किसी भी अच्छी लड़की के साथ वह अपनी जिंदगी शुरू कर सकता था। मगर मेरी माँ को मैं खो देती तो कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकती थी। उनके बगैर मैं कैसे जी पाती। यही सोचते सोचते मैं भी सो गई थी और फिर अगले दिन अपनी माँ के बुलाने पर ही मेरी आंख खुली थी। आज भी उनकी तबीयत खराब थी। मैं उन्हें अस्पताल लेकर आ गई थी। डॉक्टर ने चेक करके कहा कि उनकी सेहत तो रोज ब रोज खराब हो रही है। मैं जब उन्हें लेकर वापस घर आई तो मेरी सहेली अपने पति के साथ घर में मौजूद थे और उन दोनों ने मेरे फैसले को पसंद किया था। मेरी सहेली के पति जल्दी मुझसे शादी करना चाहते थे और फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनके साथ विवाह के लिए हाँ कर दी थी। जब मेरी माँ को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे इस बात से दूर रहने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं और संजीव एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी वह मेरे फैसले पर हैरान थी, मगर कोई भी मेरा यह फैसला बदल नहीं सका था। मुझे इस बात पर कोई पछतावा नहीं था कि मेरी माँ की जिंदगी सबसे बढ़कर थी। मुझे इन सब के लिए कितने प्रेम को छोड़कर अपनी माँ को बचा सकती थी। संजीव मुझसे नाराज होकर वहां से चला गया था। उसका कहना था कि मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकती। ये बात तो मैं भी जानती थी कि मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकती। मैं उससे दूर रहकर भी उसे याद करने वाली थी। मैं इस वक्त अपने पति के कमरे में उनका इंतजार कर रही थी। मैं नेहा के बारे में सोच रही थी, उसके लिए ये कितना मुश्किल होगा, अपने पति को खुद ही किसी और लड़की के हवाले करना। तभी कमरे में आकर उन्होंने लाइट ऑन ऑफ कर दी थी। मुझे कहने लगे कि मैं अपनी पत्नी की जगह किसी और को देना मेरे लिए आसान नहीं है। तुम भी इस बात को समझ जाओ और कपड़े बदल कर इधर आओ। फिर जब मैंने वापस आई तो हम दोनों के दरमियान सब कुछ हो गया था जो आज की रात का रिश्ते का होता था। अब मैं पूरी तरह से उनकी हो गई थी। मेरे दिल में उनके लिए जगह भी बनने लगी थी। अगले दिन जब मैं उठी तो मैं नेहा से नजरें चुरा रही थी। मुझे उसको देखकर दुख का एहसास हो रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उससे उसके पति को छीन लिया है। मगर फिर मैंने ये सोचकर अपनी ख्याल को झटक दी थी कि उसने खुद ही अपने पति से मेरा विवाह करवाया है। सुबह उठने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति किसान सच में जा चुके और इस वक्त घर में मेरे जेठ और नेहा मौजूद है।
मैं नेहा के साथ ही अपनी माँ से मिलने के लिए आ गई थी। मेरी माँ मुझसे नाराज थी और अभी तक ये बात नहीं जानती थी कि मैंने आखिर यह विवाह करने का फैसला क्यों किया था। उन्होंने बहुत कहा था कि वह मुझे इस काम से दूर रखें, मगर जब मैंने उनकी भी यह बात नहीं मानी तो वह मुझसे नाराज हो गए थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैंने यह फैसला क्यों किया है, तो शायद उनकी नाराजगी खत्म हो जाती। मगर मैं उन्हें किसी किस्म के भी एहसास जोड़ में नहीं रखना चाहती थी। जब हम वापस आए तो सामने मेरा जेठ मुझे गहरी नज़र से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा प्रेम मेरे लिए नजर आ रहा था। ये देखकर मैं घबरा गई थी कि मुझे अपनी जेठ से डर लगता था, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। अभी तक उसका इसी वजह से विवाह नहीं हो पाया था। उसको देखकर लड़कियां डर जाते थे। उसका रुपया पैसा भी उसके किसी काम नहीं आया था, क्योंकि उसका चेहरा नहीं कोई लड़की उसके पैसे की वजह से उससे विवाह करने के लिए थी। अकेले ही जिंदगी गुजार रहा था। उसे हमेशा देखकर मुझे उस पर तरस आता था। मगर इस वक्त को मुझे जिन नजरों से देख रहा था, उन्हें देखकर मैं डर गई थी। नेहा काफी देर से मेरे चेहरे को घूर रहा है। नेहा मुझे कहने लगी कि तुम किशन को देखकर दर्द क्यों जाती हो, बहुत अच्छा है। पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे डर लग जाता है। इसका चेहरा क्या सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। नेहा मुझे सब कहने लगे कि इन लोगों ने बहुत कोशिश की है, मगर इसका इलाज मुमकिन नहीं हो सका। बात तब खत्म हो गई थी। मैं सोचती थी कि नेहा का दिल कितना बड़ा था कि उसने अपने पति मेरे हवाले कर दिया था। क्या उसे औलाद की इस कदर दिल में चाहत थी कि इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकती थी। मेरे पति रोजाना कमरे में आने के बाद लाइट ऑफ कर दिया करते थे। उनका कहना था कि मैं नेहा की जगह किसी और को कभी भी नहीं दे सकता। इसलिए जब तक ऐसा चलता है चलने दो, जब तक मैं नॉर्मल नहीं हो जाता। बर्दाश्त करो। मुझे भी इस बात पर कोई इतराज नहीं था। ऊपर से माँ की तबीयत ठीक कई दिनों से खराब थी। मैंने उसे बहुत कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, मगर उसने मेरी बात मानी। शाम को तो मेरे पति घर आए तो उनके साथ डॉक्टर के पास गई। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ था। आज रात को मैं उसको देखने के लिए उसके कमरे में आ गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, मगर अंदर से किसी के बातें करने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं हैरान रह गई कि नेहा के कमरे में यह मर्द कौन था। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। क्या नेहा का किसी से चक्कर चल रहा था? नेहा क्या किसी और मर्द को पसंद करने लगी थी? जब भी उसने अपने पति की दूसरा विवाह करवा दिया था, तभी उसने अपने पति को मेरे हवाले किया, वरना आज मैं इसको पकड़ सकते थे। मैंने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। फिर मैं सोचते हुए अपने कमरे में वापस आ गई थी। नेहा ऐसे कैसे कर सकते थे? वह तो अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। अब हर दूसरे तीसरे दिन में जब भी अपने कमरे से बाहर निकलती तो नेहा के कमरे से आवाज सुनाई दे रही होती थी। मुझे अंदाजा हो गया था, उसका सच में ही किसी के साथ चक्कर चल रहा था। फिर मैं अपने पति को ये बात बताना चाहती थी, मगर नेहा मेरी सहेली थी। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने सोचा कि मुझे नेहा को कहना चाहिए कि अपने पति को धोखा मत दो। उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय खराब हो रही थी और उसे इस बात की कोई फिक्र भी नहीं थी, तो बहुत कुछ खाती थी। जो कुछ भी खाती थी वो उल्टी हो जाती थी। मगर वह इस बात को नॉर्मल अंदाज में ले रही थी, जैसे ये कोई फिक्र की बात ही ना हो। मुझे बहुत परेशानी थी। मेरे पति हर रात बहुत से ऐसे प्रेम जताते था, जैसे वो कभी नेहा से कोई ताल्लुक ही ना हो। मैं अपने पति को कहती थी कि आपको नेहा को भी टाइम देना चाहिए, आपको उसके कमरे में भी जाना चाहिए, मगर वह कहते इतने साल उसी को ही तो वक्त दे रहा हूँ।
हमारी नई नई शादी हुई है और हमें एक साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो जाती थी और फिर मैंने नेहा से पूछे, रात को तुम्हारे कमरे में कौन था? तुम किससे बात कर रही थी, जानती हो? अगर पति को पता चल गया तो क्या होगा? नेहा के चेहरे का रंग बदल गया। वह बोली, मुझे ये बात किसी को भी मत बताना। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसे कहने लगी कि मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर खुद से तुम्हारे पति को पता चल गया तो क्या होगा? वो तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देगा। रात को सोते हुए मैंने अजीब सा ख्वाब देखा था, जिसे देखकर मैं डर गई थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा और हमें बहुत डर लग रहा था। इसलिए मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी। लाइट का ऑन करना ही था कि मेरे पति हड़बड़ा कर उठ बैठे। अब जब मेरे उनके चेहरे पर नजर पड़ी थी, क्योंकि मेरे सामने मेरे पति का ... प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं छोटी सी थी जब मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया था। मेरी माँ ने ही मुझे पाला था। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। उनके लिए मैं ही सबसे बढ़कर थी। मेरी खुशी से ज्यादा तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं था, और मैं भी उन्हें कुछ करने के लिए कहती हर वो काम करती थी जो वह मुझे कहती थी। अपने स्कूल में मैं सबसे अच्छे नंबर लेती थी। मोहल्ले में भी किसी बच्चे से लड़ाई नहीं करती थी, ना किसी से झगड़ा। आज तक कभी नहीं मेरी माँ को शिकायत मिली थी। जब मैं कॉलेज के कक्षा मुकम्मल कर चुकी थी और अब मैं एक कंपनी में नौकरी कर रही थी, मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई थी। अब वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी थी। मैं जब भी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने की बात करती, तो मुझे ये कहकर टाल देती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवा लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर मैं कभी मुकला हो जाती थी। उन्हें कहती कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक ठीक कैसे होंगे। मगर माँ जी को ये बात समझ में नहीं आती। इन्हीं दिनों मेरी संजीव के साथ मुलाकात हुई थी। वह भी मेरी ही कंपनी में नौकरी करता था। वह एक गरीब लड़का था, मगर वह मेरे साथ बहुत अच्छा था। मेरा बहुत ख्याल रखता था, जिसकी वजह से मैं उसके प्रेम में मुब्तला हो गई थी। हम दोनों का ही विवाह करने का इरादा था। वह भी आजकल के लड़कों की तरह टाइम पास नहीं था। वह भी मेरे साथ बहुत ही ज्यादा मोक्ष। हम दोनों का एक साथ वक्त अच्छा गुजरता था। हम दोनों ने 7 जन्म एक साथ गुजारने के वादे किए थे और मुझे यकीन था कि हम दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। मैंने अपनी माँ जी को भी संजीव से मिलवाया था। उन्हें भी संजीव बहुत पसंद था और वह मुझे कहती थी कि तुम दोनों जल्दी से विवाह कर लो। मैं भी जल्दी फैसला करना चाहती थी। इन्हीं दिनों मेरी सहेली नेहा जब भी आती थी तो बहुत ही ज्यादा उदास रहती थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए, और जब मैं उससे उसकी उदासी का सब पूछते तो वह रोते हुए कहती थी, अभी तक मेरे बच्चे नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लोगों से बहुत बातें सुनने को मिलती है। तब मैं उसे कहती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान तुम्हें सब कुछ अच्छा करेगा जो तुम चाहती हो। एक दिन जब माताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वह खून की उल्टियां कर रही थी, ये सब देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। तभी मैंने संजीव को कॉल करके घर पर बुलाया और उसके साथ मिलकर अपनी माताजी को मैं अस्पताल में लेकर गई। ये सब देखकर घबरा गए थे। उन्होंने मेरी माताजी को अस्पताल में ही भर्ती कर लिया। मैं एक तरफ से परेशान थी कि ना जाने मेरी माताजी को क्या हो गया है, वो कब तक ठीक होंगे। अगले ही दिन जब रिपोर्ट आई, उन्हें देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी, क्योंकि माताजी को कैंसर था और अभी उनका इलाज मुमकिन था। मगर यह इलाज बहुत ही ज्यादा महंगा था। इसके बहुत से पैसे चाहिए थे जो कि मेरे पास नहीं थी। मैं बहुत परेशान थी, मैं क्या करूं। आज नेहा मेरे पास आई तो वह बहुत खुश लग रही थी, मगर जब उसने मेरे चेहरे पर नजर डाली तो वह परेशान हो गई और मुझसे मेरी उदासी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सारी बात बताई। बुरी तरह से रोना शुरू हो गई थी।
वो मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश करते हो। नहीं, तुम अपने पति से क्या चीज से पैसे मांगोगे तो यह चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम मेरी दीदी जैसे हो, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा पति तुम्हें किसी बात पर ताना दे। और नेहा यहाँ से वापस चली गई थी, और फिर अगले दिन जब आई तो उसने ऐसी अनोखी बात की जिसे सुनकर मैं अजीब सी नजरों से उसे देखती रही। तब वो मुझसे नजर चुरा कर कहने लगी कि इसमें तुम्हारा भी फायदा है। अगर तुम इस बात को मान लो तो तुम ही फायदे में रहोगी और मुझे भी फायदा होगा। मुझे भी मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तुम जानती हो कि मैं किसका इंतजार में हूँ। मुझे बच्चा दे दो, तुम्हारी जब मर्जी होगी तो मेरे पति को छोड़ देना। मगर एक बार मेरी यह बात मान लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसके बात सुनकर मैं रो पड़ी थी। मेरी सहेली ने मेरे साथ यह क्या किया था? वह मेरी मदद करना चाहती तो कर सकती थी, मगर उसने मेरे साथ यह सौदा क्यों किया? उसने अपनी दोस्ती को क्यों बेच दिया? मैं कितना सोचती जा रही थी। मेरे दिल में दुख बढ़ता जा रहा था। एक तरफ तो मेरी माताजी थी जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, और दूसरी तरफ संजीव की मोहब्बत थी। मुझे उन दोनों में से किसी एक ही कुर्बानी देनी थी। तब मैंने सोचा कि मुझे अपनी माँ की जिंदगी के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया चाहिए। मगर मैं क्या जानती थी कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। आज जब मेरी अपने पति के चेहरे पर नजर पड़ी तो ये देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मेरे पति के रूप में किसान था। उसे इस वक्त अपने कमरे में देखकर मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी। तभी वह अपनी जगह से उठा, मेरे मुंह पर हाथ रख कर कहने लगा कि आधी रात को शोर मत मचाओ। सब लोग घर में मुलाजिम भी हो और तुम्हारा आधी रात को यूं शोर मचाना मुनासिब नहीं है। उसके बाद मैंने फूटकर रो पड़ी और उसे कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? रात के वक्त मेरे कमरे में हो तो जानते हो, अगर मेरे पति को पता चला तो क्या होगा? वो खामोशी से मेरे चेहरे की ओर देखकर मैं उसे बुरा भला कह रही थी। मैं और कमरे से बाहर चला गया था। उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर गिरकर रोती रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हुआ है। अगर मेरे पति को पता चला तो ना जाने मेरे साथ क्या करेंगे, और यह बात मैं नेहा को भी नहीं बता सकती थी। यह मेरा ससुराल का मामला था और नेहा को बताने का मतलब था कि यह बात मेरे पति तक भी पहुंच सकती थी, और मैं उनके दिल में अपने लिए किसी किस्म का शक पैदा नहीं करना चाहती थी। फिर माताजी ने मुझे कॉल की थी। आज मेरी तबीयत खराब है, आज तुम मेरे पास आकर रुक जाओ। नेहा ने मुझे वह पैसे दिए जो उसने मेरी माँ के लिए मुझे देने का वादा किया था। मैं वह पैसे लेकर घर आई तो माताजी की तबीयत खराब थी। मैं उसी वक्त उन्हें लेकर बड़े अस्पताल में आ गई थी, और अब चूंकि मेरे पास पैसे थे, इसलिए मैं खुले दिल से माताजी का इलाज करवा रही थी। नेहा ने मुझसे कहा कि तुम जितने दिन उनके पास रहना चाहती हो, तुम रह लो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम इस बात पर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने भी मुझे हौसला कहने लगे कि फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब भी किसी चीज की जरूरत हो, मुझे कॉल कर लेना। नेहा और मेरे पति दोनों ही माताजी को देखने के लिए आए थे। मेरा दिल टूटा को देखकर उदास हो गया था। मैं उसके गले से लगकर रोने लगी। मैं बहुत परेशान थी। इस वक्त में जिस तरह के हालात से गुजर रही थी, उसके बारे में सुना तो मैं अपनी माँ को बता सकती थी और ना ही नेहा को बता सकते थे। जब वो सब कुछ मुझे याद आते थे तो मैं रोती रहती थी। अगर मेरे पति को पता चलता तो ना जाने वह मुझे अपनी जिंदगी से ही निकाल देते। ये सोचना ही मेरे लिए महल था। मगर अब मैंने सब कुछ भुलाकर अपनी सारी ध्यान केंद्रित कर दी थी। उनका इलाज करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। डॉक्टर को भी मैंने इस बात के बारे में आगाह किया था कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरी माँ जी का इलाज करने में कोई कोताही न करें।
डॉक्टर ने कितने ही टेस्ट कर लिए और फिर मैं इस उम्मीद पर थी कि मेरी माँ ठीक हो जाएंगी, जो पहले की तरह मेरे साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेंगे। एक दिन डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बिठाया। मुझे पीने के लिए पहले पानी दिया और फिर मुझे कहने लगा कि हम आपसे मात्र चाहते हैं। ये बात बताते हुए मुझे तकलीफ हो रही है कि हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी आपकी माँ जी को नहीं बचा पा रहे। उनकी बीमारी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर है। अब उनके साथ इलाज नामुमकिन है। अगर वक्त पर उनका इलाज करवा दिया जाता तो आप ठीक हो सकती थी। उनके चांसेस थे, मगर अब हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, मगर आप बुलाना चाहते। ये सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से रो पड़ी थी। खुद को बहुत मुश्किल से संभालकर मैं अपनी माँ के सामने आई थी। उन्हें मैंने किसी बात का एहसास नहीं होने दिया था, मगर इसके बावजूद भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। डॉक्टर को भी मैंने कहा था कि आप हर मुमकिन कोशिश करें और मेरी माँ जी को बचा ले। इसी तरह से रोटी जा रहे थे और मेरे पति दोनों ही माताजी को देखने के लिए आते थे। नेहा मुझे हौसला देती और उसका साथ पाकर मैं व्यक्तिगत तौर पर बहल जाती थी। फिर 2 से 3 बार मेरा किशन भी मेरी माँ जी को देखने के लिए आया था और जब भी आता था, मुझे मोहब्बत भरी नजरों से देखता रहता था। मेरी माँ जी को देखने के लिए आने लगा था। कितने कितने देर तक भवन के पास बैठा बातें करता रहता था। मेरी माँ जी उसके साथ बहल जाती थी। वो उनके साथ इधर उधर की बातें करता। अब मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बंदा दिल का बहुत ही अच्छा था। वो गरीबों का एहसास करने वाला था और अब मेरे दिल में उसके लिए नर्म जज्बात पैदा होने लगे। फिर मांझी उसे बहुत पसंद करती थी तो मुझे कहती थी कि अगर इसके साथ यह हादसा पेश ना आया होता तो इस जैसा कोई दूसरा इंसान ही नहीं था। ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। लोग तो शायरी शक्ल सूरत देखते हैं। इस समय इस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है। ये तो इस हादसे के बाद से बदसूरत भी गया है। मुझे भी दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैंने उस इंसान को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसे देखकर ही यह फैसला कर लिया था कि जितना वह देखने में भयानक है, उतना ही बुरा है। मेरी माँ जी की तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब रहने लगी थी। अब उनके लिए अस्पताल में बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती थी, और यह सारी भागदौड़ किशन ही करता था। मुझे कुछ पता नहीं कौन सा टेस्ट कहाँ से करवाना है, किस डॉक्टर को कब बुलाना है, और यह सारा कुछ किशन ही करता था, और मैं दिल ही दिल में उसकी एहसानमंद थी। मगर इस सब से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरी माँ जी एक दिन मुझे रोते हुए छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैं अब बिखर के रह गई थी। ऐसे वक्त में नेहा ही थी जिसने मुझे सहारा दिया था। वो मुझे कहने लगा, सुविता जी बहुत अच्छी है और ईश्वर उन्हें अपने पास अच्छी जगह पर रखेगा तो उनके लिए परेशान ना होगा। करो, तुम्हें पूजा किया करो, तुम्हें शांति मिलेगी। मैं फिर ज्यादातर वक्त पूजा में उतारने लगी थी, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो, मेरे दिल को भी सुकून हो सके। काफी दिन से मैं माँ के घर में ही थी। उनकी तस्वीरों को देखती रहती। कितने कितने घंटे उनके कमरे में बैठी रहती है। उनसे अकेले बातें करती रहती। मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसे में नेहा और मेरे पति घर में आते हैं। वो मुझे साथ चलने के लिए कहते हैं। उन्हें कुछ दिन बाद आने का कहकर टाल दी कर दी थी। मेरा किशन भी रोजाना घर में आने लगा था। कितने कितने घंटे बैठा रहता था, मेरे चेहरे की तरफ देखता रहता था, मगर मैं उसकी अच्छाई की ख्याल होने के बावजूद भी उसे देखकर मुझे अजीब सा एहसास होता था। इस चीज को समझते हुए भी मेरे पास काफी सारा समय गुजार कर वहां से चला जाता था। अब मैंने नेहा में एक अजीब सी तकदीरें नोट की थी। उसका जिस्म बड़ा बड़ा सा लगने लगा था और वह पहले से खुश रहने लगी थी। मेरे पति भी बहुत खुश रहने लगे थे। मैं जब नेहा से इस बात की वजह पूछते डाल दिया करती, ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता था जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रही थी।
कोई ऐसी बात थी जो मेरे सामने होते हुए भी मुझे नजर नहीं आ रही थी। मगर वह बात क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अब जब काफी सारे दिन बीत गए तो मैंने वापस जाने के बारे में सोच लिया था। फिर फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपने घर जाना ही पड़ेगा। मुझे दिल ही दिल में इस बात का भी दुआ था कि मैंने शादी करने में जल्दी कर दी थी। यह शादी तो मैंने अपनी माँ की वजह से की थी, मगर ऐसा करके भी उनकी जान नहीं बचा पाई थी। अगर मैं आज पति के साथ शादी ना करती तो आज फिर मैं संजीव को हासिल कर सकती थी। आज हम दोनों एक साथ जिंदगी गुजार सकते थे। मगर अब तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था। और फिर कुछ दिन के बाद जब मैं मुझे कुछ से घर में वेलकम किया था, अब फिर से रूटीन की जिंदगी शुरू हो गई थी। अभी भी मेरे पति कमरे में आने के बाद लाइट ऑन ऑफ कर दिया करते थे, मगर क्योंकि उस दिन का उसके बाद से मैं डर गई थी, इसलिए मैंने अपने पति को साफ तौर पर कह दिया, आज के बाद मैं कमरे की लाइट ऑन ऑफ नहीं करूंगी। ये सुनकर वह हैरान रह गए। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ एक ऐसा हादसा गुजर चुका है जो मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकती। मगर आपसे मेरी कसम है कि आप मुझसे कभी पूछेंगे भी नहीं। और फिर मेरे पति कमरे से बाहर चले गए थे। उसके बाद 2 दिन गुजर गए थे। अभी तक मेरे पति रात को कमरे में नहीं आए। इस बात पर मुझे हैरात होती है। लाइट ऑन ऑफ करने की बात पर ऐतराज क्यों था? मुझे दिल ही दिल में शक होने लगा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं था। जो कुछ उस दिन मैंने देखा था, वह क्या था? मेरा जेठ उस दिन इस कमरे में क्या कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोजाना मेरा जेठ ही पति के बजाय मेरे कमरे में आ जाता हूँ? ये सोचकर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मैं नेहा के साथ डॉक्टर के पास आई तो वह मुझे चेकअप करने के बाद नेहा से कहने लगी कि भगवान ने चाहा तो आप दोनों को बेटा ही होगा, और आपको देखकर साफ अंदाज हो रहा है कि आपका बेटा ही होगा। ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। नेहा की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया था। नेहा घबरा गई थी। मैंने पूछा कि डॉक्टर यह सब क्या कह रही है? मुझे कहने लगी कि तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर जाकर सब बताती हूँ। जब तक हम लोग घर आए, मैं यही सब कुछ सोचते सोचते परेशान हो गई थी। घर आने के बाद नेहा कहने लगी कि डॉक्टर को गलतफहमी हुई होगी। वह ना जाने किस वजह से यह बात कह रही थी। तुम इस बात जानती है कि मेरी शादी को तो इतने साल गुजर चुके हैं और अभी तक मेरे बच्चे नहीं है। उसकी बात सुनकर हम खस हो गए थे। कुछ दिनों के बाद से नेहा की तबीयत ऐसी हो गई थी जिससे मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसका पेट बाहर निकलने लगा था और उसकी खुशी देखकर अंदाजा होता था कि यकीनन उसकी बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। शायद वह मां बनने वाली थी, मगर वह मुझसे यह बात क्यों छुपा रही थी? मुझे इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने उसे अपने पति से बात करते हुए सुन लिया तो मैं सीधा उनके कमरे में गई और उन्हें कहने लगी कि मुझे आखिर सच बताओ, ये सब क्या ड्रामा है? तुमने मुझसे यह बात क्यों छुपाई कि तुम मां बनने वाली हो? अगर तुम्हें औलाद की खुशी मिलने वाली थी तो तुमने अपने पति की शादी मुझसे क्यों करवाई? मेरी बात सुनकर वह दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी नेहा कहने लगी कि हम इससे ज्यादा वक्त तक सच नहीं छुपा सकते। एक ना एक दिन तो उसे सच पता चलना ही था, तो क्यों ना आज ही हमेशा सारी सच्चाई बता दें। उनकी बात सुनकर मैं हैरान। मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे वह मुझे कोई ऐसी बात बताने वाली है जिसे सुनकर मुझे शरीफ धक्का लगेगा। तब उन दोनों ने मुझे अपने पास बैठने को कहा। जब मैं उनके सामने बैठ गई तो वह कहने लगे कि किसान छोटा सा था तो वह बहुत ही प्यारा बच्चा था। वह थोड़ा सीधा सा था, उसे देखकर हर कोई उससे प्यार करता था। एक दिन वो बाबू के साथ मेले पर गया, फिर बाबू के हाथ से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया था। एक जगह पर ठोकर खाकर गिर गया था। उसका चेहरा जलते हुए तेल की कटाई में जा लगा था।
जिसकी वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। उसके चेहरे का इलाज करवाने की कोशिश की गई, मगर उसका चेहरे ठीक नहीं हो सका। डॉक्टर का कहना था कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो बड़ा हो जाएगा तो सर्जरी की मदद से उसका चेहरा ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर दोनों माँ पिता हमखस हो गए थे। उनके पास डॉक्टर की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। डॉक्टर से मजबूत कर ली थी। उनका कहना था कि किशन का चेहरा अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। सर्जरी करवाई गई तो उसका चेहरा में और बिगड़ सकता है, और यह सुनकर हम सभी परेशान हो गए थे। किशन का कहना था कि वह जैसा भी नजर आता है वह ठीक है, उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। मगर हर किसी की सोच ऐसी नहीं होती। उसके लिए रिश्ता देखा जाता था तो लड़की उसे देखकर इनकार कर देती थी। उसका रुपया पैसा मर्तबा कोई भी उसके काम नहीं आया था। उसकी शक्ल सूरत को बुनियाद बनाकर लड़कियों से देखकर नफरत से मुंह मोड़ लिया करती थी। यहाँ तक कि उसे एक लड़की से बेतहाशा प्रेम ही हो गया था। वो लड़की के लिए जान भी दे सकता था, मगर वह लड़की उसकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थी। हमारी शादी पर ही उसने तुम्हें देखते ही तुम पर दिल हार गया था। वो तुमसे शादी करना चाहता था, मगर हम लोग जानते थे कि तुम ही बाकी लड़कियों की तरह उसे देखकर ही नजर फेर लोगी। तुम्हारे बारे में पता था कि तुम संजीव को पसंद करती थी, और यकीनन तुम दोनों शादी भी करने वाले थे। मैं जब भी नेहा से तुम्हारे बारे में इस चीज के लिए कहता तो ये बताएं कि तुम कभी भी नहीं मानोगे। आप कोई और लड़की अपने भाई के लिए देख ले और फिर उसे दे। मुझे तुम्हारे मास्टर जी के बारे में बताया तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेहा से कहा कि वह तुमसे बात करें कि तुम्हें इस तरह से प्राप्त करने की कोशिश करें। हो सकता है तुम्हारी बातों में आ जाओ और ऐसा जैसा मैंने सोचा था। नेहा ने मदद की तौर पर ब्लैकमेल किया था, क्योंकि इस वक्त तुम खुद भी छुपाती हालत से गुजर रही थी। तुम जब बस में बैठकर यह फैसला कर गई थी, क्या तुम अपनी सहेली को खुशी दो। अगर नेहा की जिंदगी में तुम्हारी वजह से बाहर आ रही है तो तुम इसकी मदद करो। मैंने नेहा को खुद ही इस बात से मना किया था कि वह तुमसे किशन के बजाय मेरा जिक्र करें, और ऐसा ही हुआ क्योंकि इन दिनों हमें औलाद की खुशी की खबर मिल गई थी, और फिर मैंने नेहा से मना कर दिया कि वह तुम्हें ये बात ना बताएं। उसे दिन जब तुमने किशन को देख लिया तो तब हमें इस बात का डर था कि तुम शायद कभी दोबारा वापस ना हो। शायद तुम हकीकत जानकर भी अनजान रही थी। अब मैं तुमसे सच को नहीं छुपा सकते। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं बल्कि किशन के साथ हुई है, और यह हकीकत तुम्हारी माँ जी भी जानते हैं। जो सब सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या तब क्या हुआ था, और मुझे नेहा पर गुस्सा था कि वह मुझे सच बता सकती थी। मैं उस वक्त इस कदर मजबूर थी कि मैं कोई भी फैसला कर सकती थी। उसके जेठ के साथ शादी कर सकती थी, और फिर मैंने इस हकीकत को तो तस्लीम कर लिया था। वैसे भी मैं ये जान गई थी कि शहरी शक्ल सूरत कुछ भी नहीं होता। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। यकीनन मेरे पति का दिल बहुत अच्छा था। मेरा बहुत ख्याल रखते थे, और मेरी माँ जी भी तो उन्हें पसंद करती थी। यकीनन मेरी माँ जी ने उनकी अच्छाई को देख लिया था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया तो मेरे पति इस बात पर बहुत खुश थे। वह मेरा शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे कि मैंने उनकी जिंदगी में शामिल होकर उनकी जिंदगी में बाहर लेकर आए। हो चुका कि मुझसे बहुत कुछ थी। मैंने उसके फैसले की लाज रख ली थी। अब हम दोनों एक ही घर में सहेलियों की तरह रहने लगे थे। कुछ समय के बाद भगवान ने हम दोनों को बेटों दिया था, और हम दोनों इस बात पर खुश थे कि हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। मेरी जिंदगी में जो भी कमी थी वह दूर हो गई थी, और अब मेरे दिल में किसी के काम का कोई मलाल नहीं था।